चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग फाइनल पार्ट में एंटर करते हैं चैप्टर के। मैं भी आज एक और लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम्हारा सिलेबस आज तो खत्म नहीं होगा। अगला वाला जो चैप्टर है वो 3 दिन का है, यानी अगर आज एक और सेशन रिकॉर्ड किए तो मंडे को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। जाहिर सा बात है, नाम अपने आप में खुद को साबित कर रहा है इसका मतलब क्या होगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब वैसा वेस्ट जो रेडिएशन जिससे निकलता हो, वैसा वेस्ट जिससे रेडिएशन निकलता हो। तो जाहिर सा बात है, अगर उससे रेडिएशन निकल रहा है, अगर उस वेस्ट से रेडिएशन निकल रहा है, तो अगर वो जमीन पे रहा तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रेडिएशन निकलते रहेगा, तुम्हारे बॉडी में परफोरेशन करेगा, बॉडी का पार्ट पार्ट में छेद हो जाएगा। मैडम क्यूरी सबसे पहली बार रेडियो एक्टिव मटेरियल ढूंढी थी, रेडियम, और उसी पे काम की। वो और उनके हस्बैंड, 2 नोबेल प्राइज तो मिला, पर दोनों लोग उसी रेडियो एक्टिव की वजह से मरे। खैर, जरा बात करें, अगर ये किसी तरीके से लीक हो गया तो क्या होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी का 2 बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पहला, एक्सीडेंटल लीकेज, अगर अचानक से लीक कर गया तो क्या, बर्बाद कर देता है, एकदम तबाही का ऐसा मंजर जो सोचे भी नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का, तो उसका ट्रीटमेंट, जब जो तुम्हारा वेस्ट होता है डिस्पोजल बहुत मुश्किल होता है। खैर, तो पहला एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था 3 माइल आइलैंड पे, और दूसरा जगह का नाम है चेरनोबिल इंसिडेंट। ये 2 जगह पे हुआ था। और दूसरा सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। 2 चीज बहुत मुश्किल है। खैर, इससे म्यूटेशन बहुत ज्यादा तेजी में होता है। म्यूटेशन होने की वजह से लीथल होता है, कई बार कैंसरस होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर आप रेडियो एक्टिव वेस्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं या रेडियो एक्टिविटी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको नहीं, आपके जनरेशंस को खराब कर सकता है। एक बार अगर म्यूटेशन हो गया आपके जर्म सेल में, तो जो आप में हुआ सो तो हुआ। अब आपके बाद भी जो भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो लोग भी जा रहे हैं, उनमें भी वो म्यूटेशन पहुंच रहा है। तो बेचारे जो जन्म लेने वाले हैं, जो कहीं से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो भी आपके वजह से, आपकी गलती की वजह से या आपके बुरे किस्मत की वजह से अफेक्टेड हो। खैर, तो न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट कीजिए, उसको बहुत अच्छे से सील्डेड कंटेनर में डालिए। सील्डेड कंटेनर यानी जो बहुत अच्छे तरीके से ढका हुआ हो। रॉक के अंदर बरी कीजिए, बड़े बड़े पहाड़ के अंदर बरी कीजिए, गाड़िए। कितना, तो जमीन के सरफेस के, अर्थ के सरफेस के कम से कम आधा किलोमीटर नीचे, जमीन के कम से कम आधा किलोमीटर नीचे आपको बरी करना होगा, तब जाकर ये थोड़ा सेफ कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट चेंज का। जाहिर सा बात है, ये तो टॉपिक ही नहीं जिसमें ज्यादा डिस्कस करें, सिर्फ नाम ले रहा हूं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होते हैं ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब रेडिएटली एक्टिव गैसेस हैं, वैसा गैस जो रेडिएटली एक्टिव है। इसमें खास बात क्या है भाई कि ये जो भी इन्वायरमेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट जो भी जो चेंज हो रहा है, इन सब गैस को हम एकदम से रोक नहीं सकते। सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। मीथेन जलाने के काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड सांस ही छोड़ रहे हैं, आप सांस लेना बंद कर देंगे तभी छोड़ना बंद करेंगे, तो छोड़ना हम रोक सकते नहीं है, तब तक सांस छोड़ना जब तक सांस लेना है। CFC, आजकल AC सब के बिना भी कोई काम होता नहीं, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी वैसा ही यूज है। तो इस सबको हम ज्यादा मतलब टाल नहीं सकते, यूज करना ही। ये पहली बार ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म को यूज किए थे आर्हेनियस। ग्रीन हाउस होता है क्या, सबसे पहली बात, क्या ग्रीन हाउस बस एक वर्ड है? नहीं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। एक शीशा के बने हुए घर को ग्रीन हाउस बोलते हैं। अगर मेरा ये रूम हर तरफ से शीशा का बना हो तो हम इस घर को ग्रीन हाउस बोलेंगे। क्यों? असल में ग्रीन हाउस का यूज कोल्डर एरियाज में होता है, जहां बहुत ज्यादा ठंड होता यूं था कि शीशा के घर में यानी ग्रीन हाउस में ये खास बात देखने को मिलता है कि अगर आप किसी तरीके से वहां पे हीट अंदर भेजते हैं
तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जो हीट लेकर आता है अर्थ सरफेस तक, वो उस शीशा के वॉल को, ग्लास के वॉल को क्रॉस करके अंदर तो जा सकता है, लेकिन वापस नहीं जाता, वो अंदर में ही स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है कि बाहर कितना भी ठंडा हो, ये ग्रीन हाउस गर्म रहेगा, तो यहाँ प्लांट का ग्रोथ करना आसान होता है। तो ग्रीन हाउस यही होता है। द फिनोमेना ऑफ कीपिंग द अच्छा, हाँ, अब ये जो ग्रीन हाउस में होता है, ऐसा ही कुछ इफेक्ट ये सब गैस भी दिखाते हैं, ऐसा ही कुछ इफेक्ट ये सब गैस भी दिखाते हैं। खास बात कि अगर ये गैसेस नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जैसा कि मून पे होता है। आप सब जानते हैं कि मून दिन में जब तक लाइट होता है तो बहुत गर्म होता है, रात में तुरंत से बहुत ठंडा हो जाता है। तो यही बात है, अगर अर्थ पे भी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो जैसे जब तक दिन है बहुत जबरदस्त वाला गर्मी, और जैसे ही रात हुआ भयानक ठंडा, -18 डिग्री सेल्सियस, तो ये सब इश्यू होता। और इन सब से बचने के लिए ही ग्रीन हाउस हमको जरूरी है, हमको हेल्प करता है। ठीक है, अगला, ये ग्रीन हाउस गैस में दिक्कत क्या हो रहा है भाई? तो ये ग्रीन हाउस गैस जब तक है तब तक हमको उससे दिक्कत नहीं है। हमको ग्रीन हाउस गैस से दिक्कत तब है जब उसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। अगर ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट ज्यादा हो रहा है हमको तब दिक्कत होता है, पहले दिक्कत नहीं होता। और सीएफसी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्टिव होता है उसमें है सीएफसी, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, अब जरा जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो जो इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो भी इफेक्ट है उसके बारे में। हाँ, तो बच्चा लोग अभी हम लोग बात करेंगे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यानी इसमें क्या होता है मेनली कि अच्छा, आप सब फोटोसिंथेसिस 11th में पढ़े होंगे, और जब आप 11th में फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे तो आपको मे बी मौका मिला हो जानने के बारे में कि दो तरह का प्लांट होता है, C3 और C4। C3 प्लांट जो होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेशन टाइम मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उससे में सैचुरेट नहीं होता। अगर हम CO2 को और ज्यादा दे C3 प्लांट को, तो इसमें फोटोसिंथेसिस और ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्शन और ज्यादा होगा। इसी बात को बेस बनाकर CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बात करता है। आपको अभी के लिए जो 12th में काम है उसका है कि अगर आप एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो C3 प्लांट का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, और उसका जो स्टोमाटा से ट्रांसलेशनल लॉस हो रहा है उसको घटाएगा। ठीक है, अभी में सिर्फ इतना कि C3 प्लांट अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ेगा तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, जो नीट में पूछता है, बोर्ड में पूछता है, ऐसे ही पूछता है कि अगर अभी जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ाएंगे तो C3 या C4 इनमें से किस प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ेगा? तो C3 का बढ़ेगा, बस इतना ही। हाँ, दिन अगर बहुत बुरा हो तो कई बार C3 और C4 प्लांट लिखने के बजाय उसका एग्जाम्पल लिख देता है कि इसमें से कौन से प्लांट का बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में हम बताएं इससे अच्छा है कि आप 11th खोलिए फोटोसिंथेसिस और जरा देखिए C3 और C4 प्लांट क्या होता है। नहीं तो फिर क्या होता है नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं। नहीं तो यू कैन गूगल, हम भी कर सकते हैं गूगल, हम भी बुक खोल के बता सकते हैं, हमको तो एक आध एग्जाम्पल भी याद भी है, बट नहीं, हम चाहते हैं कि आप कीजिए ताकि थोड़ा सा ब्रोडर एग्जाम्पल हो। एक बार एग्जाम्पल जैसे हम बताएंगे जो कॉमन है, जैसे टोमेटो, शुगर केन, ये सब जो कॉमन है, ये हम C3 है C4 ये नहीं बता रहे हैं, बात खत्म। क्या है ये नहीं बताएंगे, तुम्हें को ढूंढना है। तो तुमको क्या करना है कि तुम, हमको तो दिमाग में दो तीन जो कॉमन एग्जांपल है जो अक्सर एग्जाम में आता है वो है, बट हम चाहते हैं कि तुम बहुत सारा एग्जांपल देख लो। जब गूगल पे सर्च करोगे C3 प्लांट, एग्जांपल्स ऑफ C3 प्लांट, तो बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा। और अगर बहुत सारा मिलेगा तो दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये भी प्लांट था, ये भी प्लांट था। C4 मत देखना, या तो C3 देखना या C4 देखना। दोनों देख लोगे ना तो फिर ये मिस हो जाओगे कि फिर कौन C3 था कौन C4 था। सिर्फ C3 या सिर्फ C4 देखो, और वही याद रखना कि अच्छा हम C4 सर्च किए थे या हम C3 सर्च किए थे तो शायद ये वाला नाम था या नहीं था, इसमें कंफ्यूजन हो। नहीं तो फिर होता है कि C3 या कि C4 यही कंफ्यूजन। ठीक है, तो पहला तो उसका फायदा है
कि CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होता है, यानी CO2 बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, यानी CO2 बढ़ेगा तो C3 प्लांट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के जो ये बैड इफेक्ट है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पिछले 3 डिकेड में यानी 30 साल में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जिससे क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सट्रीम हो रहे हैं। दूसरा, ट्रोपोस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो अर्थ के सबसे करीब है, वो गर्म हो रहा है, और स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर ठंडा हो रहा है। आइस कैप मेल्ट हो रहा है, बड़ा बड़ा ग्लेशियर से सब मेल्ट हो रहे हैं, और इनके मेल्टिंग से एवरेज सी लेवल बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारा लैंड वाटर से सबमर्ज हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से ट्रॉपिक्स जो है वो टेम्परेट में कन्वर्ट हो रहा है और टेम्परेट पोल में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि वहां पे जो एनिमल्स है, जैसे मान लो हम लोग ट्रॉपिक्स में हैं, ट्रॉपिक्स में बहुत गर्मी पड़ता है, ठंडा ना के बराबर पड़ता है, बट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारा टेम्परेचर टेम्परेट वाला हो रहा है। तो जो एनिमल्स जो यहाँ के लिए थे, आप उसको बोले हम अच्छे से, तो जो इस गर्म एरिया के लिए अडेप्टेड थे, उनके लिए ठंडा एटमॉस्फेयर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, ये दिक्कत हो रहा है। कंट्रोल कैसे करें भाई? तो रिड्यूस कीजिए डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल को यूज कम कीजिए, प्लांट कीजिए ट्रीज, पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो कीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ही डिमांड बढ़ रहा है, और डिमांड बढ़ने से ये सब काम हो रहा है। तो ऑल कॉमन विच यू ऑलरेडी नो। नाउ अगेन कमिंग टुवर्ड्स ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, अपर मोस्ट पार्ट, वहां मिलता है, जो कि अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट 23 से 25 किलोमीटर ऊपर है, 23 टू 25 किलोमीटर ऊपर है। बहुत पतला होता है, 0.3 पार्ट पर मिलियन होता है इसका कंसंट्रेशन, लेकिन इतने में ही वो एक शील्ड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, दो तीन बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको हम चाहेंगे कि हम मार्क आउट कर दें। लेट मी डू इट। ओके, सो यस, कलर चेंजिंग इनटू ब्लू। सो इसका जो थिकनेस मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। इट इज इंपॉर्टेंट, इट्स थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। इट इज इंपॉर्टेंट अगेन। अच्छा, हम लोग इतना CFC बढ़ाए, इससे ओजोन में बहुत बड़ा छेद हो गया है अंटार्कटिका के पास, बहुत बड़ा सा, और नॉर्थ पोल के पास भी छोटा सा हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि वहां पे ज्यादा UV रेज आइस कैप्स पे पड़ रहे हैं, इसलिए और तेजी में बर्फ पिघल रहा है। ओजोन को कॉमनली केमिकल वीड भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अगर वो ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, यानी अर्थ सरफेस के नजदीक आए, तो वो वीड है। जो हम स्टार्टिंग में बात करा था, मैंने आपको बताया था कि अगर ओजोन अर्थ सरफेस के पास हो तो वो एक आप बोलो कि पॉल्यूटेंट है, और अगर वो अपने अप्रोप्रिएट जगह पे हो तो वो बहुत फायदेमंद है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या क्या होते हैं? ODS, CFC, CH4, CCl4, हैलोजन, ये हैलोजेंस होगा बच्चा, और N2O, ये सब डिस्ट्रक्शन ऑफ O3 करते हैं। CFC सबसे अधिक डैमेजिंग है, वो क्लोरीन एटम रिलीज करता है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में जाते के साथ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओजोन लेयर के पतला होने से अर्थ पे बताए थे UV का 3 टाइप होता है, पहला चैप्टर में ही बताया था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में। तो UVB जो है, अगर ओजोन पतला हो रहा है तो UVB अर्थ तक पहुंच रहा है बहुत ज्यादा, और UVB के अर्थ तक पहुंचने से एक बीमारी हो रहा है, नाम है स्नो ब्लाइंडनेस। ये बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, स्नो ब्लाइंडनेस। नाम सुन के तो लगता है कि कुछ और होगा, बट दिस स्नो ब्लाइंडनेस इज रिलेटेड टू, स्नो ब्लाइंडनेस रिलेटेड टू एक्सेस ऑफ UV। लगता है कि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने से होगा नाम से, बट नहीं, अगर UV एक्सेस हो जाए तो स्नो ब्लाइंडनेस होता है। आज के टाइम में CFC जो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं HFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बजाय हाइड्रोक्लोरोकार्बन, या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और अब आया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HClFC।
हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन। ठीक है, आज के समय में बहुत सारा टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं इसको कम करने के लिए। अब बहुत तरीके से सॉइल डिग्रेड हो रहा है, उसको मेंटेन कैसे करें, उसको बचाएं कैसे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन तो सब लोग जानते हो, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। डेजर्टिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। तो अगर टॉप फर्टाइल लैंड हटेगा तो धीरे धीरे वहां प्लांटेशन कम होगा, और अगर प्लांटेशन कम होगा तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, समय के साथ वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डेजर्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डेजर्ट। और आजकल डेजर्टिफिकेशन का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जितना ज्यादा सिटी बना रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है। ये कैसे पता हमें? तो ये हमें ऐसे पता है कि भाई जैसे ही आप सिटी बनाते हो तो आप कंक्रीट कर देते हो। कंक्रीट किया यानी सारा का सारा वेजिटेशन साफ। और ये बहुत अच्छा सा बात है, कॉमन सा एग्जांपल है कि अगर वेजिटेशन खत्म हो गया तो जाहिर सा बात है कि डेजर्ट बनेगा। एक स्पेशल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आप शायद नाम सुने हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। आज यहाँ खेती किए, कल वहां करेंगे, परसों वहां करेंगे। इस स्पेशल खेती का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इससे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, और सॉइल इरोजन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं, वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ये बहुत बकवास सा बात है। वाटर लॉगिंग होने से क्या क्या नुकसान होता है? सॉइल सैलिनिटी मतलब जमीन में, सॉइल में सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, अगर सॉइल अगर रॉक सॉल्ट से होगा, वैसा रॉक जिसमें सॉल्ट भी है, तो उससे जाहिर सा बात है सॉइल सैलाइन हो जाएगा। पुअर ड्रेनेज एंड एलिवेटेड वाटर लेवल, वाटर लेवल अगर बहुत ज्यादा तो भी सॉइल सैलाइन हो जाता है। समुद्र से नजदीक है तब भी होता है। और अगर आप फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज करते हो तब भी होता है। वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी जो है, ये मेन प्रॉब्लम है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर दिए कि सॉइल सैलाइन हो गया। इतना ज्यादा पानी पटा रहे थे कि एकदम वाटर लॉगिंग शुरू हो गई। खैर, अब हम लोग अंतिम सांस लेते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट में आपको कुछ केस स्टडी फिर से पढ़ना है। सबसे पहले एक बिश्नोई, बिश्नोई का नाम शायद सब लोग सुने होंगे। अमृता देवी बिश्नोई बहुत कॉमन है। बिश्नोई एक ट्राइब का नाम है राजस्थान में। एक ऐसा ट्राइब जो नेचर को पूजता है। A tribe which worships nature either in the form of animals or in the form of plants. ये प्लांट और एनिमल को पूजते हैं, पूजा करते हैं उनका। तो एक अमृता देवी करके थी जोधपुर में, खिजराली विलेज था राजस्थान का, वहां पे। और वो बहुत भयानक एग्जेम्पलरी करेज दिखाई थी, कुछ ज्यादा ही करेज। वो क्या की कि भाई लोग जा रहे थे लकड़ी काटते, वो जाकर पेड़ से लिपट गए कि पहले हमको काटो फिर लकड़ी काटना, और लकड़ी एक्चुअली काटा गया उसको काटने के बाद। तो ये बहुत बड़ा बात था कि कोई पेड़ बचाने के लिए अपना जान दे रहा है। और इसीलिए अमृता देवी के नाम का आज अवार्ड चलता है इंडियन गवर्नमेंट में। जो भी इस तरह का काम करते हैं, जो नेचर को बचाने के लिए हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और खासकर ये वैसे कम्युनिटी या इंडिविजुअल्स को मिलता है जो रूरल एरिया से आए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और डेडिकेशन दिखाए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है चिपको मूवमेंट। ये सब लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का काम था। और सुंदरलाल बहुगुणा के साथ उनके एक और दोस्त का नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के थे। ठीक है, ये क्या किए थे आपको पता है? जैसे ही आया लोग काटने के लिए पेड़ को, ये भी चिपक गए कि भाई पहले हमको फिर पेड़ को। खैर किस्मत से इनको काट कर पेड़ को नहीं काटा गया, ठेकेदार को वापस लौटना पड़ा, जबकि अमृता देवी अपना जान गंवाई थी। अमृता देवी का कहानी बहुत पुराना है। उस वक्त राजा हुआ करते थे, राजा का ऑर्डर था पेड़ काटो, अमृता देवी बोली हम नहीं काटने देंगे, तो राजा बोला इसको काट के काटो पेड़। और एक्चुअली अमृता देवी नहीं हटी और वो उनको काटा गया। उसके बाद पेड़ को भी काटा गया। तो एग्जैक्टली बहुत
दुखद हुआ था अमृता देवी के साथ, बट चिपको मूवमेंट में चीज थोड़ा सुधर गया, गवर्नमेंट आ चुका था। 1973 का बात है, यानी इंडियन गवर्नमेंट था। पेड़ को कटने नहीं दिया गया। चिपको मूवमेंट की तरह ही साउथ में भी एक मूवमेंट चला था, नाम था एपिको मूवमेंट। इसमें भी ऐसा ही हुआ था, तो कोई नया चीज नहीं है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक बात जान चुका है। तुमको पता है, हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे अपने फाइबर वालों से, तो हम पूछे कि भाई आप लोग एयरटेल फाइबर हैं, आपका सर्विस इतना खराब, मतलब एवरेज टाइप का सर्विस क्यों है कि आज कंप्लेन कर रहे हैं 2 दिन के बाद आप सुन रहे हैं, या फिर कोई भी इश्यू आ रहा है आप बाद में रिएक्ट कर रहे हैं, स्पीड कम हो जा रहा है, तो लोकल वालों का प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि आप क्या खुद ये हमको जो नेट प्रोवाइड कर रहा है, ये एयरटेल कर रहा है या कोई और कर रहा है, नाम एयरटेल। जैसे मेरे कहने का मतलब था कि आजकल जैसे मान लो तुम तेल खरीदते हो फॉर्चून, एक्चुअली वो फॉर्चून नहीं बनाता, वो तुम्हारे घर के आसपास का कोई लोकल फैक्ट्री ही बनाता है। फॉर्चून उससे टाई अप किए हुए है कि आप इस क्वालिटी का तेल बनाओगे क्योंकि हम उसको अपने नाम में बेचेंगे। क्योंकि वो तेल कंपनी खुद नहीं बेच सकता तेल, उसका उतना ब्रांड वैल्यू नहीं है, इसलिए वो फॉर्चून के ब्रांड से तेल बनाता है। फॉर्चून उसको चेकअप करता रहता है कि भाई क्वालिटी मेंटेन नहीं है। तो वो हमको बोला कि नहीं सर, एयरटेल पहले कोशिश किया था फाइबर बनाने का, पहुंचाने का हर जगह, लेकिन जो लोकल ऑपरेटर्स थे ना वो फाइबर ही काट देते थे कि न रहेगा फाइबर अच्छे से, चल नहीं देंगे, तो जो जाहिर सा बात है जो लोकल पब्लिक है वो चिढ़ जाएगा, एयरटेल छोड़ के लोकल ही वाला कुछ ले लेगा। तो बाद में हमको पता चला कि भाई लोकल ऑपरेटर्स को दिया जाता है, कि लोकल ऑपरेटर जो तार काटे थे आप ही को दे लीजिए भाई, आप सब कुछ कीजिए, कस्टमर हम देंगे तो बदले में इतना पैसा हमको मिलेगा, नेट आप प्रोवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, नाम एयरटेल का है तो एयरटेल सब कुछ डील करता है, कस्टमर केयर ये सब कुछ। तो अगर आप एयरटेल में कंप्लेन करेंगे तो जल्दी सुनेगा, अगर आप नॉर्मल लोगों से बात करके, मतलब जो लोकल ऑपरेटर्स उनसे बात करेंगे तो वो एवरेज काम करेगा जैसे नॉर्मल करता है। गवर्नमेंट भी ये बात समझ चुका था बहुत पहले, 1980s में ही, कि हम कितना भी कानून बना दें कि पेड़ मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, तो लोग तो पेड़ काटेगा, बेचेगा। पुष्पा भी मूवी आया है इसी पे, रेड सैंडलवुड पे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या किया कि एक नया कंसेप्ट आया, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो बोला कि भाई हम अकेले पेड़ नहीं बचाएंगे, पेड़ का रखवाला बना दिया ट्राइब्स को। बोला गया कि भाई आपको अपने जरूरत का जो कुछ भी है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सूखा पत्ता लीजिए, टेंडुलिप जिससे बीड़ी बनता है वो ले लीजिए, या फिर सूखा टहनी लीजिए, जो भी पेड़ सूख रहा है उसको काट के आप अपने काम में यूज कर सकते, बेच नहीं सकते। आपको जीने के लिए जो भी चीज का जरूरत है सब आप जंगल से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, बदले में आपको जंगल को बचाना होगा, जंगल मेंटेन रहे। और जाहिर सा बात है ये बहुत बड़ा सक्सेस रहा और बहुत अच्छे से जंगल बच रहा है अभी के टाइम में। अब बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल लॉज का। ये आप नाम देख लीजिए, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको जो ऐड करना वो बताएंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये एयर का और वाटर का भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नंबर याद रखिएगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया भूल जाइए, बट ये याद रखिएगा कि ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला था कि प्लेन्स पे, मतलब हमारे यहाँ कम से कम 33% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, और पहाड़ पे कम से कम 67% एरिया। ठीक है, ये सब इंडियन गवर्नमेंट का था। कुछ इंटरनेशनल समझौता भी हुआ, कुछ इंटरनेशनल भी इसके बारे में बात हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये भी, और किस चीज के लिए हुआ था ये भी, कई बार तो कहाँ हुआ था ये भी। ये 6-7 पॉइंट आपके लिए नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बनेगा पूरे इकोलॉजी। वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 में हुआ था। इफेक्टिव कब हुआ ये भूल सकते हैं, लेकिन ये ओजोन को बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, यही वो प्रोटोकॉल था, यही वो कन्वेंशन था जिसमें ये डिसाइड करा गया कि हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करेंगे, फेजिंग आउट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किसमें ऐसा डिसाइड हुआ था। अर्थ समिट कहाँ हुआ था ये ज्यादा पूछता है, कब हुआ था ये भी पूछता है। 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में।
इसमें बहुत सारे कंट्रीज मिलकर ये ओथ लिए थे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था और किस लिए हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका हर चीज इंपॉर्टेंट है। कियोटो प्रोटोकॉल भी बहुत पूछता है। कियोटो प्रोटोकॉल में 1997 में हुआ था। आप इसको मेरे ईयर ऑफ बर्थ याद रख सकते हो। कियोटो प्रोटोकॉल तब हुआ था जब हम जन्म लिए। मेरे जन्म लेने के बाद दुनिया का आंख खुला। खैर, जैसा जोक है। इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ था कि हम मिटिगेट करेंगे क्लाइमेट चेंज को, रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस इमिशन को। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये फालतू है, आपके लिए भूल सकते हैं। इंपॉर्टेंट वाले को हम टिक कर रहे हैं। 1 इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड समिट हुआ था किस चीज पे, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, साउथ अफ्रीका यानी। और इसमें प्लांट डाइवर्सिटी को बचाने का बात हुआ था। चलिए, आई गेस दिस इज ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।